नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। साल 2024 से पहले जितनी भी बातें नेताओं की हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं। उसके मायने आप समझिए, क्योंकि मायने समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि चुनाव से पहले इन बयानों के आधार पर ही आगे नीति निर्धारण भी होगा और यह मालूम होगा कि देश में असल मुद्दे कौन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं 24 की खबर की। G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के बारे में बहुत कुछ कहा। सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी बात कही। नवंबर महीने के अंत में उन्होंने फिर से वर्चुअल सत्र एक आयोजित करने की बात कही। यह प्रस्ताव उन्होंने रखा, लेकिन सहमति बनेगी नहीं बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शिखर सम्मेलन में हर भाषण बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन पीएम मोदी की स्पीच उससे भी ज्यादा अहम थी। और साथ ही फैसलों की समीक्षा आने वाले वक्त में G20 शिखर सम्मेलन की जाएगी, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। अब अध्यक्षता भारत कर रहा था, लेकिन अब आने वाले वक्त में ब्राजील करेगा। कूटनीतिक जीत भारत की इस G20 शिखर सम्मेलन में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम के लिए जाने जाते हैं और जब वो कुछ कहते हैं तो फिर लोगों की समझ में भी आ जाता है कि असल में उनकी बातों के मायने क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव रहा है। अब जानकारी ये मिल रही है कि उत्तराखंड का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ये दौरा अभी प्रस्तावित है, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। 11 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ जाए। नारायण आश्रम भी जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि वहां पर रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। 12 अक्टूबर की बात की जाए तो ITBP चेक पोस्ट का भी निरीक्षण करने का एक प्रस्तावित दौरे में कार्यक्रम बनाया गया है और पिथौरागढ़ के लोगों से भी मुलाकात करने का भी कार्यक्रम उसी प्रस्तावित दौरे में है, यानी कि उनसे सीधा संवाद होगा। आपको याद होगा, चीन सीमा पर पहले कहा जाता था अंतिम एक गांव है, लेकिन अब कहा जाता है और उत्तराखंड की सरकार ने भी प्रस्ताव पारित किया था कि चीन सीमा पर प्रथम गांव देखा जाएगा, माना जाएगा, जो उत्तराखंड में यहां भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS अपना अखिल भारतीय समन्वय बैठक के तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में कार्यक्रम होगा और जानकारी यह भी मिली है कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी पहुंचेंगे। संघ का 3 दिवसीय यानी कि 3 दिन का अखिल भारतीय समन्वय बैठक का कार्यक्रम ये है और इसकी शुरुआत 14 सितंबर को हो जाएगी। समापन 16 सितंबर को होगा। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा जरूरी और अहम है। RSS की भूमिका सीधे तौर पर चुनाव में कभी नहीं होती, लेकिन फिर भी RSS और बीजेपी का जुड़ाव कितना है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पुणे में होने जा रहे इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहुंचना भी जरूर सुर्खियों में बना रहेगा। संघ के संचालक मोहन भागवत और साथ ही सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हेराबोले के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होने जा रहा है और इस बैठक में जो निर्णय होगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और वहीं कर्नाटक में भी अब लोकसभा चुनाव से पहले एक गठबंधन हो सकता है JDS और BJP का। इस समय कर्नाटक की राजनीति में खूब इस पर बातें हो रही हैं। क्या JDS BJP के साथ गठबंधन कर सीटों की शेयरिंग करने वाली है? सवाल का जवाब मिलेगा जरूर, लेकिन फिलहाल JDS के नेता HD कुमारस्वामी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि JDS पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई दरार भी नहीं है, हम सब एकजुट हैं। ये क्यों कहना पड़ रहा है आप जानते हैं कि अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम सभी विधायक मिलकर आने वाले वक्त के लिए फैसला करेंगे। No, there is no crack at all. We are all united. All the 19 MLAs, we are unitedly going to take the decision. Nothing to worry. Some differences will be there. This kind of thing when we are going to move. Some friends, they have some personal there. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस शासित राज्य के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री बने जो कि राष्ट्रपति के इस डिनर कार्यक्रम में पहुंचे, जो तस्वीर आपके सामने है। इससे पहले कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने डिनर में शामिल होने को लेकर असमर्थता जताते हुए
ये भी कहा था कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी आपदा की वजह से करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था और इस बीच वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भी तारीफ की थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में आई इस आपदा के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री के सामने इस बात को रखा। पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता भी दिया कि वो हिमाचल प्रदेश में आए। मुलाकात जो हुई वो तस्वीर बहुत कुछ बयां भी कर रही थी। बताया ये भी जा रहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी को लेकर प्रधानमंत्री से थोड़ी सी बातचीत जरूर की और ये भी कहा कि केंद्र मदद करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर अब लगातार अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, तैयारी भी कर रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर जो बहस छिड़ी थी, जो विवादित टिप्पणी सामने आई थी, उसके बाद आज भी इस पर बयान दिए जा रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर एक बार फिर से उन्होंने अपना बयान दिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, बातों ही बातों में निशाना साधा और ये कहा कि सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। जिनके साथ मिलकर उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है, वो लोग क्या कह रहे हैं ये भी सुनना चाहिए। देखिए, कोई खत्म नहीं कर सकता। ये मानसिक रूप से दिवालिया कुछ लोग हो गए हैं। मैडम सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि जिनके साथ मिलकर उन्हें INDA बनाया, उनके लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, डेंगू और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सोनिया गांधी का उनका समर्थन करती है क्या? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनका समर्थन करते हैं? राजस्थान में भी चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे विरोधियों को धूल चिटाई जाए, क्योंकि उनकी साख दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री के तौर पर अगला सपना विपद का जरूर देख रहे होंगे, लेकिन राजस्थान को बदलते हुए वो खुद देख रहे हैं। ये उनकी जुबान से देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। उनका दावा है कि अब राजस्थान वो वाला राजस्थान नहीं रहा, कई क्षेत्रों में नंबर 1 बन गया है। भारत में हमारी आर्थिक विकास दर नंबर 1 है उत्तर भारत के अंदर। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और हम लोग हैं 11.04% पर। आप सोच सकते हो आर्थिक रूप से हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक 4 साल में GDP हमारी 6 लाख करोड़ बढ़ चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में 2 चेहरे बहुत अहम हैं। एक अशोक गहलोत आपने देखा, दूसरा सचिन पायलट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का यह कहना था कि सबको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नेता किस तरह का है और कौन से लोग जनता के हित में काम कर सकते हैं। आगे उन्होंने बोलते हुए तारीफ की कांग्रेस आलाकमान की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने समर्पण, त्याग और तपस्या से जनता के मन में एक अलग जगह बनाई है। लोग कितना भी झूठा प्रचार कर ले, कितना भी लोगों को गुमराह कर ले, लेकिन अंत में जनता वही करेगी जो उन्हें अच्छा लगता है। कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सी विचारधारा राजस्थान के हित में काम करती है और कौन से वो लोग हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी शक्तियां जो समाज में नफरत पैदा कर कर, आक्रोश पैदा कर कर जनता का ध्यान डाइवर्ट कर कर वोट लेते हैं, और वो लोग, वो नीतियां, वो दल, वो नेता जो भी त्याग तपस्या से जनता का मन जीतते हैं। मुझे राजस्थान में इस समय इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, हर मुद्दा बहुत अहम है। अब भीलवाड़ा में जिस तरह से घटना सामने, उसने सब कुछ शर्मसार कर दिया। खाना खाकर टहलने निकली एक महिला का एक परिचित समेत 2 लोगों ने किडनैप कर गैंगरेप किया था। इसके बाद महिला को निर्वस्त्र हालत में छोड़ दिया गया। घटनास्थल से महिला भागी और दुष्कर्म पीड़िता रास्ते पर लोगों से 30 मिनट तक मदद मांगती रही। इसी पर अब बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। राजस्थान में निरंतर दलितों के पर अत्याचार होते हैं और राजस्थान आज दलितों पर अत्याचार पर नंबर 1 पर है। और जिस प्रकार वहाँ पर एक मानसिकता बन गई है अपर कास्ट की, और उनकी जो ये मानसिकता बन गई कि हम जो दलित हैं हम उनको साथ उत्पीड़न कर सकते हैं, ये वह दर्शाता है। और वहाँ की सरकार फेल हुई है इस सबको रोकने। हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा का एक बयान सामने आया है, जो कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा
खलेगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। भिवानी में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि विश्व गुरु भारत बन चुका है और बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि G20 की बदौलत सबकी निगाह दिल्ली पर लगी हुई थी। वहीं रामविलास शर्मा ने इशारों में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, कह दिया कि समझदार भी अपने सुंदर बच्चे को काला टीका लगा देता। ऐसे ही हमने कुछ इटालियन पाले हुए हैं जो विवाद करते रहते हैं, यानी कि मोदी के अच्छे कामों पर भी काला टीका लगा दिया गया। है ना भाई, कोई बालक घना सुथरा हो तो उसके जो सियाणी माँ होती है वो काला टीका कर देती है। तो इसी तरह नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व इतना कमाल का है, तो कुछ लोग अपन इटालियन भी तो रखे हुए हैं ना, वो कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही है और इसे लेकर हाईकमान सख्त नजर आ रहा है। गुटबाजी की खबरें तो बहुत सामने आई, लेकिन अब लग रहा है कि हाईकमान सख्ती के मूड में दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में संगठन भी हरियाणा में कांग्रेस का बनाना है, लेकिन उससे पहले गुटबाजी की खबरों ने कांग्रेस हाईकमान की चिंता को बढ़ा दिया है। 11 और 12 सितंबर को दिल्ली में एक मीटिंग भी होने जा रही है। उस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट तो सबसे पहले तैयार कर बावरिया के पास आएगी। दीपक बावरिया, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है, वो हाईकमान को अपनी रिपोर्ट को सौंपने जा रहे हैं। उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन कैसे बनाना है। अब इस सवाल का जवाब तो 18 सितंबर के लगभग मिलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि लगभग लिस्ट तैयार हो चुकी है। ऑब्जर्वर्स इस लिस्ट को कांग्रेस के प्रभारी को सौंप देंगे। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को जीताएगी। क्या बिना मतभेद के हरियाणा कांग्रेस का संगठन 2024 के लिए तैयार होगा? सवाल बड़ा है, जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी पर उनके विरोधी तंज कस रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस पर एक बार फिर से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने खूब निशाना साधा। कटाक्ष करते हुए शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने सीधे सीधे कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जाती है और जो देखा गया वो सबके सामने है। कांग्रेस का घमासान जग जाहिर हो चुका है। जहां कुछ प्राप्त करने का इच्छा या स्वार्थ ज्यादा होता है, यही कांग्रेस पार्टी के लिए उदाहरण होता है। सुनिए क्या कुछ कहा गया। देखिए, कांग्रेस घमासान हर जगह होता है। जहाँ इच्छाएं ज़्यादा हो ना, कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं हो, तो स्वाभाविक ही है वहाँ झगड़ा होगा। तो वहाँ कोई सेवा का भाव नहीं है, वहाँ केवल और केवल प्राप्त करने का है। कुछ मुझे मिल जाएगा, कुछ मुझे मिल जाएगा, इसलिए झगड़ा है। अगर सेवा का भाव होता तो शायद झगड़ा ना होता। और हरियाणा की जनता इस सारी बात को कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी पर तंज पहले भी कसे जा रहे थे, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या बन गया है। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला अपनी तैयारियों में जुटे हैं। 2024 की बड़ी चुनौती है, चैलेंज बड़ा है, लेकिन एनडीए के साथ आगे बढ़ते हुए अजय चौटाला को ऐसा लगता है कि 2 सीटें तो उनके खाते में आनी ही चाहिए, यानी कि जेजेपी को वो सीटें बीजेपी की तरफ से देनी चाहिए। हिसार की लोकसभा सीट और भिवानी महेंद्रगढ़ की लोकसभा सीट पर अजय चौटाला की पूरी नजर बनी हुई है। वो चाहते हैं कि उनके कर्म क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट उनके खाते में जाए। हिसार लोकसभा सीट उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी सीट इनको मिले। एनडीए में शामिल होने से पहले ही ये बात तो कई बार पहले भी सुनने को मिली थी, लेकिन एनडीए का हिस्सा बनने के बाद जेजेपी की तरफ से सीधे डिमांड की जा रही है। आइए सुनवाते हैं अजय चौटाला का बयान। भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा में आपका पूरा सक्रियता रही है पार्टी, क्या मान के चल रहे हैं? कौन से लोकसभा क्षेत्र में? मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं यहाँ से और हिसार से हम अपना दावा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा में हरियाणा बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर भी ये मानते हैं कि सबसे बड़ी तैयारी तो उनकी है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी किस तरह से पार्टी स्तर पर काम कर रही है, सब कुछ देखा जा रहा है। पन्ना प्रमुख अपना काम कर रहे हैं, कई सम्मेलन किए जा चुके हैं और लोकसभा में जिस तरह से चुनाव में काम करने का एक जिम्मा कार्यकर्ता को दिया जा रहा है, तो कार्यकर्ता धरातल पर काम भी कर रहे हैं, ये मानना है कौरपाल गुर्जर का। पार्टी हमेशा तैयारी रखती है और भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, जिस प्रकार से वो हमारे ज़्यादातर जो हमारी विधानसभा है वहाँ हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गया। और अब भी जिस प्रकार से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और हमने विस्तारक भेज रहे, तो उसके कार्यक्रम भी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभी जो हमारी लोकसभा है वहाँ पे कार्यक्रम है। कल हमारा जो अम्बाड़ा जिले का था प्रोग्राम, कुरुक्षेत्र जिले का था।
आने वाले चुनाव के लिए इनेलो भी अपने पैर को राजनीतिक जमीन पर मजबूत करना चाहती है और इसकी जिम्मेदारी अभय चौटाला को सौंपी गई है। अभय चौटाला हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी परिवर्तन यात्रा अलग अलग क्षेत्रों में जा चुकी है। हरियाणा के सभी दल मिशन 2024 में जुटे हुए हैं, तो इनेलो पार्टी के नेता अभय चौटाला सबसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं तैयारी के मामले में, क्योंकि वो धरातल पर पहले ही उतर चुके थे। फतेहाबाद उनकी यात्रा पहुंची, जहां पर उन्होंने जाट धर्मशाला में आने वाली रैली को लेकर तैयारियों की समीक्षा भी की और साथ ही रैली के लिए निमंत्रण भी दिया। सैकड़ों साथी अलग अलग पार्टियां छोड़कर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं। उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तौर पे आज आपके बीच में हमारे पुराने साथी आत्मा सिंह जी जो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे थे। इनेलो के नेता अभय चौटाला ने बड़ा दावा किया। उनका दावा है कि 25 सितंबर को कैथल में होने वाला सम्मान दिवस कार्यक्रम सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार सिरसा से तकरीबन 30,000 लोग समारोह में शिरकत करेंगे, उसके बाद ये सामने आएगा कि सभी रिकॉर्ड टूटते नजर आएंगे। और साथ ही एक और बड़ी बात है कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर रैली में लोग शामिल होंगे। रैली में शामिल होने वाले दिग्गज नेताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली गई। कई विपक्षी नेताओं के नाम है, नीतीश कुमार का नाम है, लालू प्रसाद यादव का नाम है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का नाम, उद्धव ठाकरे का भी नाम है। लिस्ट बहुत लंबी है। अभी तक नीतीश कुमार जी का कंफर्म हो गया, लालू जी का कंफर्म हो गया, उसके साथ साथ आपके सत्यपाल जी जो हैं एक्स गवर्नर, उनका कंफर्म हो गया, उद्धव ठाकरे का कंफर्म हो गया। कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास अभी भी नुहू मामले को लेकर ही बोलते नजर आ रहे हैं। हिंसा की जितनी भी नाकामी सरकार के सर फोड़ते नजर आए और साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। नूह शहर में हिंसा हुई, सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि सरकार इस हिंसा को रोके और साथ ही कई दूसरे आरोप भी उन्होंने सरकार पर मढ़ दिए। हुए हैं, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों? इलाके के लोग तो यहाँ अनगिनत जो है वो 304 से लोग गिरफ्तार कर लिए भाई, उनके खिलाफ भी तो कार्य मैं यही तो मांग कर रहा हूँ आपके जरिए से। और हमारे यहाँ तक हालत में हमारी बहन बेटियां जंगलों में सोई है और बहुत सी जगह आज भी उतना ही डर है। ये मुसलमानों के दिमागों में या मेवाती जो हमारे बच्चे उनके दिमाग में खौफ पैदा कर दिया, इतना डर पैदा कर दिया, वो बेचारे घर छोड़कर मजबूर होकर वो जंगलों में हमारी बहन बेटियां सो रही। तो ये कहाँ के इंसाफ है? लिहाजा कार्रवाई करो। फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा फैसला दिखा गया। 2024 के मद्देनजर जीरो टॉलरेंस करप्शन पर इस नीति पर चलते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने साफ कर दिया कि रिटायरमेंट पर अधिकारी कर्मचारी जाएंगे तो वो महंगे गिफ्ट्स नहीं ले पाएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार यानी कि मनोहर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, भ्रष्टाचार पर भी, करप्शन पर भी, और इसलिए निर्णय बहुत जरूरी था। हमारे पूरे हरियाणा में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो नीति है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है, और हम ये तो नहीं कहते सब कुछ ठीक हो गया, पर धीरे धीरे छोटी छोटी जो जानकारी मिलती है कि कोई भी रिटायरमेंट पर कोई इस तरह का गिफ्ट नहीं देगा, और जिससे क्या है कि गिफ्ट देने के बाद उसकी उभाई होती है और जिससे गलत मैसेज आता है। इस तरह के गिफ्टों पर हमने रोडवेज में कोई यूनियन का साथी किसी अधिकारी को देगा, इस तरह की हमने तय किया है कि भाई इस तरह का। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार की तरफ से उद्योगों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने जाने को लेकर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने निशाना साधा है। उन्होंने ये कह दिया है कि ऐसा करने से प्रदेश में औद्योगिक विकास ठप हो जाएगा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि पहले ही आपदा झेल रहे प्रदेश को आर्थिक तौर से मजबूत होने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, उद्योगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन ऐसे करने से उद्योगों पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले से उद्यमी भी सख्ते में आ सकते हैं। लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, और ये सरकार रोजगार के नाम पर आई है। इन्होंने तो कहा था कि हम
5 लाख लोगों को 5 वर्ष के अंदर जो है वो रोजगार देंगे, लेकिन 1 वर्ष का समय जो है वो बीतने जा रहा है। जो उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इस समय लगातार सरकार पर सियासी हमले बोल रहे हैं। यशपाल आर्य की बात करें, सेशन को लेकर एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाया कि समय अवधि बहुत कम थी, इसी को लेकर सरकार पर फिर से सवाल दागे। प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर पहले भी निशाना साध चुके हैं और अब एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड ने इस सत्र को लेकर कई बातें जनता के सामने भी कही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सत्र की अवधि क्यों कम करना चाहती थी, ये समझ से परे है। मुद्दों से बचने का काम सरकार ने किया, ये उन्होंने दावा किया। सदन में जो भी नियम थे उनको ताक पर रखा गया और नियमों की अवहेलना की गई, अनदेखी सरकार ने सरेआम की है। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा किया कि सत्र की अवधि 20 दिन होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इसे बहुत कम कर दिया, जबकि सरकार सत्र 3 दिन में ही समेटकर अपना काम पूरा कर चुकी थी। और इन्हीं 3 दिनों में विपक्ष की बातों को नहीं सुना गया, जबकि सवाल जो किया गया था उसका जवाब भी संतोषजनक नहीं दिया गया। ईश्वर उपचुनाव में तो उत्तराखंड में इन दिनों हमने देखा कि लगातार इलेक्शन से पहले राजनीति खूब अपना काम कर रही है। आने वाले वक्त में 2024 में देखने को मिलेगा कि जितने भी बयान आपने सुने, जितनी खबर देखी, इनका असर कैसे और किस तरह से होता है। क्योंकि भविष्य के घर में एक बात तो बहुत क्लियर है कि जिस तरीके से आगे राजनीतिक लोग बढ़ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तैयारी सबकी तो दिखाई दे रही है, लेकिन सब नर्वस है, चिंतित है आगे होने के वाला है। क्योंकि अभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक ठाक है। उत्तराखंड का हम जिक्र कर रहे थे। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया। अब इस हार पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में मुद्दे हार गए और सहानुभूति जीत गई। आगे माहरा ने यह भी कहा है कि बागेश्वर में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है, हमने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है और यही बड़ी बात है। हालांकि कांग्रेस ने अपना वोट प्रतिशत लगभग 20% बढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुद्दे हार गए, सहानुभूति जीती है। और अंकिता भंडारी, वीआईपी केस, भर्ती घोटाले, पेपर लीक, केदारनाथ की घटना, जोशीमठ की घटना, ये सारे मुद्दे हार गए। हमने पहले ही कहा था कि जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद बयानों की बाढ़ से आ जाएगी और ये सिलसिला 2024 तक क्या नहीं चलता रहेगा। बात उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव के नतीजे की भी हो रही है। इसी पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जो नया गठबंधन बन रहा है उसका असर देश में दिखाई दे रहा है। देश की परिस्थिति बदल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए अब भविष्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जनता की भी है। इस नजरिए से अब परिणाम सामने आ रहे हैं, जनता ने उसी भरोसे पर मुहर लगाई है। एक खुशी की भी बात है कि जो नया अलायंस बन रहा है देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख के और भविष्य को सुरक्षित रखने के नजरिए से जो इंडिया अलायंस बन रहा है उसको लोगों का बहुमत का समर्थन बाइपोल से मिला। ये उस ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में राज्यसभा के सांसद सिकंदर पौंटा साहिब पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने बीजेपी की पौंटा मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ भी मंत्रणा की और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को आने वाले वक्त के लिए यानी कि चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने कह दिया है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की उम्मीद के हिसाब से सबसे ज्यादा मदद की और तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता दी, लेकिन इस पर भी कांग्रेस की सरकार असंतुष्टि जाहिर करके धोखा दे रही है। हमें जो फीडबैक मिल रही है प्रदेश के कोने कोने से, उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसमें भाई भतीजावाद हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमें इस वक्त मानवता को देखना चाहिए। हमें पर्टिकुलर चिन्हित नहीं करना चाहिए, एबीसी में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। जो बाढ़ प्रभावित है उस तक जो सहायता पहुँचनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने कहा तक
24 की खबर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।